चलिए, तो ये है सेट नंबर कौन सा है, 47 है ना। तो सेट नंबर 47 उत्तराखंड का सेक्शन। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है आपके पास कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या केदारनाथ वन्य जीव विहार, बताओ। मिलान करना है यहाँ पे, और मिलान में आपको बताना है कि केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ है। कहाँ है केदारनाथ वन्य जीव विहार है, कहाँ है, चमोली में। ठीक, वैसे ज्यादा क्षेत्र आपको कहाँ पे मिल जाएगा, रुद्रप्रयाग में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुद्रप्रयाग तो दे नहीं रखा। ठीक, तो केदारनाथ वन्य जीव जो विहार है वो आपका चमोली एंड कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। तो यानी कि एक का क्या हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ है, तो अस्कोट वन्य जीव विहार आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो यानी कि बी का 3 हो जाएगा। सोना नदी वन्यजीव विहार ये कहाँ है, तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल में। और वहीं विंसर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा, अल्मोड़ा में हो जाएगा। अब बताओ इसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए का 4 है कहीं, ए का 4 इधर है, बी का 3, बी का 3 इधर है। तो देखो ए का 4 बी का 3 केवल इसमें है, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक, देखो ये जितने भी हमारे पास लिखे हैं सभी क्या है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, वन्य जीव विहार कहा जाता है। और हमारे राज्य में कुल जो वन्य जीव विहार है उनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी, 7 है। कितनी है, 7। 7 में से 4 यहाँ पे दे रखे। पहला वन्य जीव विहार की बात करें तो जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और कहां पे हुई थी, उत्तरकाशी में। कहां पर है गोविंद वन्यजीव विहार, उत्तरकाशी में। उसके बाद 1972 में यानी कि 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की क्या हुई, स्थापना हुई। 1972 के बाद 1986 में यानी 1986 में, ठीक है, 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। कहां पर, पिथौरागढ़ में। अब इन दो वन्यजीव क्षेत्रों की बात करें तो ये स्पेशली यहाँ पे किस जीव को बचाया जाता है, कस्तूरी मृग को बचाया जाता है। और कस्तूरी मृग को या कस्तूरी मृग का संरक्षण करने के लिए ये देश का पहला वन्यजीव विहार है। ठीक, कस्तूरी मृग परियोजना देश में कब स्टार्ट हुई थी, भारत सरकार ने कस्तूरी मृग परियोजना चलाई थी, जिसमें हिमालयी क्षेत्र में जो कस्तूरी मृग है वो विलुप्त होने की कगार पे था। तो 1970 में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना चलाई गई। और इसी परियोजना के तहत पहला जो वन्यजीव विहार बना था वो कौन सा था, केदारनाथ वन्यजीव विहार था, जो 1972 में बना। ठीक है, चलो हमारे राज्य में सबसे ज्यादा जो कस्तूरी मृग रहते हैं वो कहाँ पे हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार में। उसके बाद जो अगला वन्यजीव विहार है वो आपका कौन सा है, सोना नदी वन्यजीव विहार। और इसकी स्थापना 1987 में हुई। कब हुई, 1987 में। वहीं अगर विंसर वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, 1988। तो सीक्वेंस याद करना है। देखो गोविंद वन्यजीव विहार 55 में, केदारनाथ 72 में, अस्कोट 86 में, सोना नदी 87 में, और विंसर कब, आपका 88 में। उसके बाद आपका अगले नंबर का जो वन्यजीव विहार होगा वो कौन सा होगा, मसूरी, मसूरी वन्यजीव विहार। और जिसकी स्थापना कब होती है, 1993 में। मसूरी वन्य जीव विहार, या इसी को विनोग माउंटेन क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो विनोग क्वेल है या जिसको पहाड़ी बटेर भी कहा जाता है वो अब विलुप्त हो चुका है। लास्ट टाइम पे इसको यहीं देखा गया था। ठीक, उसके बाद लास्ट आपका कौन सा है, 2012। और 2012 में जिस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई उसका नाम क्या था, नंधौर वन्यजीव विहार। और ये नंधौर वन्यजीव विहार कहां पर है, तो ये आपका नैनीताल और चंपावत में स्थित है। राइट, तो कहां पे हो जाएगा, नैनीताल और प्लस आपका चंपावत। तो इन दो जनपदों में आपका नंधौर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि कौन सा वन्यजीव विहार कहां पे है, और दूसरी बात ये याद रखनी कि इनकी स्थापना कब हुई। अगली बार हो सकता है आपके पास प्रश्न जो है इनके ईयर से मिलान करने के लिए दे दे, या कभी कभी क्या है इनके क्षेत्रफल से मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो आपको क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए। जैसे आपका जो गोविंद वन्यजीव विहार है, गोविंद वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर।
देखो पॉइंट में भी है तो मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, आप 485 भी याद रखोगे तो इतना भी मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो गोविंद वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 485। दूसरा केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ का क्षेत्रफल कितना है? तो केदारनाथ का है कितना? केदारनाथ का लिख दोगे 975 पॉइंट समथिंग भी है, तो 975 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद अगला कौन सा है? अस्कोट, और अस्कोट का कितना है? 599 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अस्कोट का कितना है? 599 वर्ग किलोमीटर। सोना नदी की बात करें तो सोना नदी का है 301 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 301 वर्ग किलोमीटर। और वहीं अगर विंसर की बात करें तो विंसर का क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। विंसर का कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर। मसूरी की बात करें तो मसूरी सबसे छोटा आपका वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 10 वर्ग किलोमीटर। और वहीं नंदौर वन्यजीव विहार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 269 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 269 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे सबके क्षेत्रफल लिखे, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका दिख रहा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार का। तो यानी कि हमारे राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल या सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका दिख रहा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल दिख रहा है किसका? मसूरी का। कितना? 10 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा जो है आपका किस कौन से? मसूरी में। ठीक है, क्षेत्रफल इसके बाद पॉइंट में भी है, तो अगर आप इतना भी याद रखोगे केवल आगे वाले नंबर, वो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 22 और 22वां प्रश्न है। ठीक है, 22वां प्रश्न क्या है? तो 22वां प्रश्न देखिए, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कहां पर है? तो देखो ये अल्मोड़ा मोहान, बिल्कुल सही है, करेक्ट मैच हो रखा है। ठीक है, या इसी को IMPL भी कहा जाता है, शॉर्ट में क्या कहेंगे? IMPL। ये आपका मोहान अल्मोड़ा में हो जाएगा। दूसरा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान जो मशीन टूल्स है ये आपका कहां पर है? नैनीताल यानी रानी बाग में, ये भी बिल्कुल सही मैच हो रखा है। तीसरे की बात करें, डील। डील क्या है? आपकी एक फैक्ट्री है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी। ठीक है, ये कहां पर? आपके देहरादून के रायपुर में है। और उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां पर है? आपका कोटद्वार। तो यानी कि ये तो सब सही मैच हो रखे है ना। और अगर सही मैच हो रखे हैं तो इसका मतलब आंसर भी ऐसे होगा, एक का एक, दो का दो, तीन, तीन चार, तो एक दो तीन चार, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे राज्य में कुछ और कंपनियां भी हैं, जैसे कंपनी का नाम है IDPL। सुना है आपने IDPL? IDPL क्या है? IDPL इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां पर है? तो ये आपका ऋषिकेश में है। ये भी आपकी एक ड्रग फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अरे दवाइयों का उत्पादन किया जाता है। IDPL कहां पर है? ऋषिकेश में। उसके बाद एक और लिख देना, जैसे भेल। भेल कहां पर है? BHEL। भेल कहां पर है? तो भेल है हरिद्वार में, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, उसके अलावा एक और लिखो, हेल, HAL। हेल की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। वैसे हेल एक और है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये वाला बेंगलुरु में है। ठीक है, जहां पे हवाई जहाज से संबंधित चीजें रहती है। तो देखो हेल ये उत्तराखंड वाला हेल है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। और अगर इसकी बात करें तो हेल आपका कहां पर है? ये भी ऋषिकेश में। कहां पर है? ऋषिकेश में। ये भी आपका कहां पे हो जाएगा? ऋषिकेश में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये छोटी छोटी बातें भी याद रखनी। नेक्स्ट आ जाओ अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या है 23। 23वां प्रश्न है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? किसने प्रदान करी थी? फतेहपति शाह ने प्रदान करी थी, है ना। फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय को 3 गांव प्रदान किए थे, है ना। 3 गांव दान में दिए थे। और ये 3 गांव कौन कौन से थे? बताओ जरा, 3 गांव कौन कौन से थे? अरे बताओ, 3 गांव है।
कौन कौन थे? 3 गांव। अच्छा, ये इतनी बार करा दिया। कौन कौन से थे 3 गांव? खुड़बुड़ा, कितनी बार बता चुका हूं, खुड़बुड़ा और राजपुर। और राजपुर के अलावा कौन सा था? चामासारी, भूल गए सब। ठीक है, खुड़बुड़ा हो गया, राजपुर हो गया और चामासारी। ये 3 गांव जो है फतेहपति शाह ने राम राय को देहरादून में क्या दिया था? दान में दिया था। ठीक है, गुरु राम राय जो थे वो देहरादून आ गए थे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, इन्हीं के पौत्र थे कौन? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह ने भी सिखों को जो है 4 गांव दान में दिए थे, है ना। लेकिन इन्होंने गुरु राम राय को नहीं दिया था, तब तक तो गुरु राम राय की मृत्यु हो चुकी थी, है ना। ठीक है, गुरु राम राय को किसने दिया? फतेहपति शाह ने दिया। सिखों को 4 गांव किसने दान में दिए? प्रदीप शाह ने दिए। और ये जो 4 गांव थे, इन 4 गांवों का नाम था छायावाला। क्या था? छायावाला। उसके अलावा दूसरा था भूजनवाला, भूजनवाला। उसके अलावा पंडितवाड़ी। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी और एक आपका घाटवाला। ठीक है, तो इन 4 गांवों को प्रदीप शाह ने सिखों को क्या दिए थे? दान में दिए थे। 3 गांव जो है सिख गुरु राम राय को किसने दान में दिया? फतेहपति शाह ने दिया। इसके अलावा फतेहपति शाह की बात करें तो फतेहपति शाह के समय एक भंगाणी का युद्ध का जिक्र मिलता है। कौन सा युद्ध का जिक्र मिलता है? भंगाणी का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध ऐसा माना जाता है कि फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता। किसके बीच में होता? गुरु गोविंद सिंह के बीच में। ठीक है, भंगाड़ी नामक स्थान पे हुआ था। और इस बात का जो उल्लेख मिलता है वो गुरु गोविंद सिंह के एक नाटक है, उस नाटक का नाम क्या है? विचित्र नाटक। विचित्र नामक नाटक में जो है इस बात का उल्लेख मिलता है कि फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। बाकी देखो, पृथ्वीपति शाह के बारे में आप जानते ही है ना। ये मईमत्ती शाह के क्या थे? बेटे थे। या रानी कर्णावती के क्या थे? बेटे थे। 1640 से लेकर के 1664 तक इन्होंने गढ़वाल में क्या किया? शासन किया। मेदनी शाह आपको पता ही है किसका पुत्र था? पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, है ना। सुलेमान सिकोह को, ठीक है, वापस सौंपने में मेदनी शाह ने मदद किया था। इसी बात से पृथ्वीपति शाह नाराज हो गए थे और इसका देश निकाला कर दिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व था, कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनघनत्व है 189, 189 व्यक्ति पर किलोमीटर। वहीं अगर बात करें 2001 में उत्तराखंड का जो जनघनत्व था वो कितना था? 159 था, जो कि 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 189 हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनघनत्व में कितने की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे 30 की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है? 30 की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जनघनत्व के मामले में बात करें तो हमारे राज्य में सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो किसका है? मैक्सिमम जो डेंसिटी है यानी जनघनत्व है वो किसका है? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व है हरिद्वार का। हरिद्वार के बाद किसका है? उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर के बाद किसका है? देहरादून का। और देहरादून के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? नैनीताल। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व है हरिद्वार जनपद का, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और उसके बाद कौन सा है? नैनीताल है। वहीं अगर सबसे कम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी सबसे कम जो जनघनत्व है हमारे राज्य में वो कहां का है? कहां का है वो? सबसे कम। और हमेशा ध्यान रखना सबसे कम जनघनत्व वहां का होगा जहां मानव के रहने की अनुकूल सुविधाएं या व्यवस्थाएं या परिस्थितियां नहीं। ठीक है, ऐसा क्षेत्र हमारे राज्य का कौन सा है जहां पे इंसान का रहना थोड़ा सा मुश्किल है, वो परिस्थितियां नहीं है? कौन सा क्षेत्र है? अरे महान हिमालय क्षेत्र। महान हिमालय क्षेत्र में रह सकते हैं आप, जहां साल भर बर्फ है, रहा जा सकता है वहां। और ये मैक्सिमम एरिया जो है आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में है। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम एरिया यहाँ पे क्या नहीं है? रहने लायक नहीं, ऊपर वाला जितना भी एरिया।
ठीक। तो सर्वाधिक जो सबसे कम जनघनत्व है वो उत्तरकाशी का है। कहाँ का है? उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी के बाद दूसरे नंबर पे कौन से? चमोली। चमोली के बाद तीसरे नंबर पे आपको कौन सा आ जाता है? पिथौरागढ़, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महान हिमालय है वो इन्हीं 3 जनपदों में मिलेगा। ठीक। और चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा आपका? बागेश्वर हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? बागेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और आपका बागेश्वर। ठीक है। और सर्वाधिक जो है, इसके अलावा ध्यान रखना, सबसे अधिक जनघनत्व में जो वृद्धि हुई है वो हुई है कहां पर? हरिद्वार में हुई है। यानी पिछली बार की तुलना में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई कहां हुई? हरिद्वार में हुई। और सबसे कम जो वृद्धि हुई वो कहां हुई? अल्मोड़ा में हुई। अब अल्मोड़ा में तो वृद्धि छोड़ो, अल्मोड़ा में वृद्धि छोड़ो, अल्मोड़ा में क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो टिहरी नरेश के बारे में कौन से? नरेंद्र शाह से संबंधित कथन पे विचार करना है। तो देखो, नरेंद्र शाह 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना करी। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला? नहीं, इन्होंने डाकघर नहीं खोला। डाकघर किसने खोला था? कीर्ति शाह ने खोला था। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 सही हो जाएंगे, तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहीं ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल है, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर नरेंद्र शाह के बारे में अगर बात करें तो जो नरेंद्र शाह है, नरेंद्र शाह का कार्यकाल कब से लेकर कब तक का था? तो नरेंद्र शाह 1913 से लेकर के 1946 तक ये क्या रहे? टिहरी रियासत की क्या रहे? राजा रहे। हालांकि 1913 से इन्होंने शासन करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत छोटे थे। ठीक है, एक नरेंद्र शाह संरक्षण समिति बनती है। 1919 में जैसे ये थोड़ा वयस्क हो गए तो 1919 में इनका क्या हो गया? ऑफिशियल राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, लेकिन मानेंगे कब से? 1913 से 46 के बीच में। लेकिन ऑफिशियली ये एक्चुअल में जो राजा बने, यानी इन्होंने शासन संभाला, वो 1919 से संभाला था। ठीक है, अपने जीवन काल में इन्होंने कई सारे काम किए। जैसे इन कामों में से जैसे एक काम है कि 1920 में इन्होंने एक कुप्रथा चलती थी वहां पे, 1920 में एक कुप्रथा चलती थी, बरा व बिगार, ये प्रथा चलती थी इससे पहले। तो 1920 में इन्होंने बरा व बेगार कुप्रथा को क्या किया? समाप्त किया। ठीक है, बेगार आप जानते हैं कि राजा के घर में बिना पैसों के, है ना, क्या कर रहे हैं? काम करना। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रथा हुआ करती थी, इनको इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया 1920 में इन्होंने क्या बना दिया? कृषि बैंक बना दिया। इसके अलावा 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा ही 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा ही टिहरी में पहली बार क्या करवाई जाती है? जनगणना करवाई जाती है। ठीक है, तो टिहरी में प्रथम जनगणना करवाई जाती है। प्रथम जनगणना करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? प्रथम जनगणना करवाई जाती है। ठीक है, चलो 1921 के बाद देखते हैं कि 1923 में अभी बताया आपको क्या किया इन्होंने? सार्वजनिक पुस्तकालय खोला। इसके अलावा 1934 में इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी की क्या करी? स्थापना करी। फिर 1938 में इन्होंने टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना करी। क्या करी? हाई कोर्ट की स्थापना करी। हाई कोर्ट की स्थापना करी। हाई कोर्ट की क्या की? स्थापना करी। और जब इन्होंने हाई कोर्ट बनाया तो आपको पता है हाई कोर्ट में हमेशा जजों की आवश्यकता होती है, और उन जज में से भी एक जज क्या होता है? लीड करने वाला जज होता है, जो मुख्य जज होता है उसको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। तो इन्होंने 1938 में बैरिस्टर जो मुकुंदी लाल थे, मुकुंदी लाल को क्या बनाया? वहां का चीफ जस्टिस बनाया। ठीक है, 1938 में मुकुंदी लाल को क्या बनाया? चीफ जस्टिस बनाया। ठीक है, तो ये नरेंद्र शाह के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी आपने रवाई कांड, तिलाड़ी कांड भी आपने इन्हीं के समय पे हुआ था 1930 में। ठीक है, तो कई सारी बातें हैं, तो इन बातों को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चलो जी, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है।
ठीक है, ये है कथन वाला प्रश्न है। चलो, पहला कथन है आपके पास, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। स्पेशली ध्यान रखना है कि जो कोटी बनाल स्थापत्य शैली होती है, ये जनरली जो है भवनों को बनाने में किया जाता है, घरों को बनाने में किया जाता है। इसमें 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक भी क्या बनाए जाते हैं, भवन बनाए जाते हैं। कारण बता रहा है कि कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कोटी बनाल जो स्थापत्य शैली है, इस शैली का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में इसलिए किया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, भूकंप आने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। ठीक है, इसलिए इस शैली का प्रयोग, इसमें लकड़ी पत्थरों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और एक स्पेशल प्रकार की क्या होती है, बनावट होती है। ठीक, तो यानी कि कथन एक भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, भूकंप ज्यादा आते हैं, तो भूकंप से बचने के लिए इस स्थापत्य शैली का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण। तो कोटी बनाल शैली है क्या, एक्चुअली क्या है, ये है क्या, तो ये है भवन निर्माण की स्थापत्य शैली। क्या है, स्थापत्य शैली, स्थापत्य शैली एक तरीके का आर्किटेक्चर है, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, और प्रश्न संख्या है 27। 27 की बात करते हैं, तो 27 में देखिए क्या होना चाहिए आंसर। 27, प्रश्न संख्या 27। चलो मिलान करिए इनका, तो मिलान देखते हैं। देखो, महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन कब हुआ, बताओ, महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन कब हुआ था? 1929 में, जब बार बार कुमाऊं कांग्रेस के लोगों ने गांधी जी को बार बार क्या दिया, निमंत्रण दिया कि आप कुमाऊं में आइए और उत्तराखंड के लोगों को भी क्या करिए, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो बार बार कुमाऊं परिषद के नेताओं के द्वारा जब इनको बुलाया जाता है, तो फाइनली गांधी जी हमारे उत्तराखंड आ जाते हैं। और जब ये उत्तराखंड आए तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, अल्मोड़ा पहुंचे, है ना, और अल्मोड़ा में ही क्या है आपका, ताड़ी खेत है। ठीक, तो कहाँ पहुंच गए, अल्मोड़ा पहुंच गए। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट करी कब से, कब से स्टार्ट करी इन्होंने, तो इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी लगभग 14 जून से। कब से, 14 जून से, और लगभग 2 जुलाई तक इनकी क्या थी, कुमाऊं यात्रा थी। कौन सी यात्रा थी, कुमाऊं यात्रा थी। ठीक है, बाद में इन्होंने गढ़वाल की यात्रा करी, और गढ़वाल की यात्रा इन्होंने लगभग 16 अक्टूबर से लेकर के और 24 अक्टूबर 1929 में इन्होंने क्या करी, गढ़वाल की यात्रा करी। ठीक है, गढ़वाल की क्या करी, यात्रा करी। ठीक है, और जब आपको पता है कि 1929 में जब ये कुमाऊं आए तो लास्ट में कहाँ गए, कौसानी गए, और जब ये कौसानी गए तो कौसानी इनको बहुत पसंद आया, 12 दिन ये वहां पे रहे भी, और इसी टाइम पे इन्होंने एक किताब भी लिखी, कौन सी, गीता की भूमिका, योग शक्ति नामक एक किताब लिखी है ना, गीता की भूमिका करके एक किताब लिखी थी ना इन्होंने। और इनको कौसानी इतना अच्छा लगा कि इन्होंने कौसानी को क्या कहा, ये भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलो। इसके अलावा क्या गांधी जी पहली बार 1929 में आए, नहीं, इससे पहले गांधी जी उत्तराखंड आए थे, कब, 1915 में। 1915 में कहाँ आए थे, हरिद्वार आए थे कुंभ मेले में। ठीक है, 1916 में भी ये उत्तराखंड आए थे, देहरादून में, लेकिन तब गांधी जी को इतना कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, है ना। 1915 में तो ये भारत आ ही रहे थे, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। 1915 में ये भारत में आए, और जब भारत में आए तो इतना थोड़ा ना जानता होगा कोई। ठीक है, लेकिन 1929 तक ये क्या हो गए, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। वन अधिकारों की लड़ाई की बात करें तो वन अधिकारों की लड़ाई कहां पे हो रही थी, तिलाड़ी में हो रही थी। ये तिलाड़ी जो पड़ता है ये आपका रवाई क्षेत्र में पड़ता है, कहां पे पड़ता है, रवाई क्षेत्र में पड़ता है। आपको पता है 1926 27 के दौरान जो है नरेंद्र शाह के समय पर एक नया वन कानून आता है, और उसी नए वन कानून के तहत क्या होता है, क्या लिखा जाता है इस कानून में, कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में क्या किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। इससे वहां के किसान क्या हो गए, परेशान हो गए गांव के लोग, और उन्होंने सोचा कि अगर ये कल के दिन हमारी खेती को वन भूमि में शामिल करेंगे तो भाई हम अनाज कहाँ बोएंगे, अनाज कहाँ से होगा फिर, क्योंकि तब लोग मुख्य रूप से किस पे निर्भर होते थे,
खेती पे निर्भर होते थे। तो सभी लोग जो है इस कानून के विरोध में आ गए, और जब इसके विरोध में आए तो ध्यान रखना 30 मई को इन सभी लोगों ने, कहां पे, 30 मई को, 30 मई 1930 ईस्वी को सभी लोग कहां पे इकट्ठा हो रखे थे, तिलाड़ी में इकट्ठा हो रखे थे कि हम इसके विरोध में कहेंगे। और उसी टाइम पे देखो, उस टाइम पे जो नरेंद्र शाह था वो बाहर था, विदेश गया था घूमने, और मेन जो पूरी सत्ता था वो कौन संभाला था, दीवान चक्रधर जुयाल संभाल रहे थे। तो जब दीवान चक्रधर जुयाल को पता चला कि लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे, रवाई में, तिलाड़ी में इकट्ठा हो रहे, तो ये अपनी सेना को लेकर के कहां पहुंच गया, तिलाड़ी पहुंच गया। और जब लोग वहां पे इकट्ठा हो रखे थे तो इसने अपने सेना को गोली मारने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। यहाँ पे कई लोगों की क्या होती है, मृत्यु होती है, कई लोग क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, तिलाड़ी कांड कहा जाता है। अब क्योंकि ऐसी घटना भारत के इतिहास में जलियांवाला में भी हुआ था, तो इसलिए इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। और जैसे वहां पे जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था, यहाँ पे किसने दिया था, चक्रधर जुयाल, इसलिए इसको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा समय विनोद की बात करें तो समय विनोद कहां से निकलता था, समय विनोद है, समय विनोद, तो ये कहां से निकला, नैनीताल से। समय विनोद उत्तराखंड का क्या था, प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र समय विनोद। ठीक है, और समय विनोद के संस्थापक कौन थे, अच्छा ये अखबार कब निकला था, 1868 ईस्वी में। और इसके जो संपादक थे, ये जिसने निकाला, उनका नाम था जयदत्त जोशी। उनका नाम क्या था, जयदत्त जोशी था। ठीक है, उनका नाम क्या था, जयदत्त जोशी। और ये अखबार कहां से निकला था, जसपुर से। ठीक, तो इस समय विनोद के बारे में याद रखना। लास्ट है उत्तराखंड क्रांति दल, और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की बात करें तो ये कहां पर है आपका, मसूरी में। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहां पे हुई थी, मसूरी में हुई थी, कई बार बता चुका हूं। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। राइट, चलिए जी, अब बताओ ए का क्या है, 4, ए का क्या है, 3, ए का 3 है कहीं, हाँ, या तो इसमें मिल रहा है या तो इसमें। बी का 4, बी का 4 का है, इन दोनों में है। सी का कौन सा है, 1, सी का 1 है, बिल्कुल है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 28 पे आ जाते हैं। देखो, कथन बेस्ड प्रश्न है। श्रीनगर एकमात्र नगर निगम, अच्छा इससे पहले ऊपर एक और है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम शहरी निकायों की बात करते हैं, यानी शहरी स्वशासन की बात करते हैं, तो शहरी निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। सबसे छोटे लेवल पे जो संस्था होती है, यानी जो छोटे शहर होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे होती है नगर पंचायत। क्या होती है, नगर पंचायत होती है। ठीक है, उससे बड़े जो शहर होते हैं, उन शहरों में क्या होती है, नगर पालिकाएं होती है। क्या होती है, नगर पालिकाएं। और हमारे राज्य के जो सबसे बड़े शहर होते हैं, उन शहरों में कौन सी संस्था होती है, उसमें होते हैं नगर निगम, नगर निगम होते हैं। तो यानी कि नगरीय स्वशासन में 3 प्रकार की क्या होती है, संस्थाएं होती है। डिपेंड करता है कि आपका शहर कितना बड़ा और छोटा है। छोटा शहर होगा तो वहां पे नगर पंचायत, उससे थोड़ा बड़ा शहर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, नगर पालिका। जैसे मसूरी एक नगर पालिका है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल एक नगर पालिका है, ठीक है, पौड़ी एक नगर पालिका है। ठीक, और अगर उससे भी बड़ा शहर हो जाए, जैसे देहरादून, हरिद्वार बड़े शहर है, कोटद्वार, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, नगर निगम हो जाते हैं। तो यानी कि पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के शहरी निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। अब इसका कारण बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है, श्रीनगर एकमात्र नगर निगम है, ये कारण है, ये तो गलत हो जाएगा। श्रीनगर एकमात्र नगर निगम है, इसलिए उत्तराखंड में नगरीय स्वशासन में 3 संस्थाएं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। वो इसलिए है क्योंकि अगर कारण यहाँ पे ये लिखा होता है क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था दे रखी है, तो तब तो ठीक हो जाता है ना। चलो, तो यानी कि ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन पूरी बात पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में, तो यानी कि ये बात क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो कथन एक कहां है। अब तो देखो, उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में पहले ये बात ठीक थी पिछले साल तक, लेकिन अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब पिथौरागढ़ भी नगर निगम बन चुका है और अल्मोड़ा भी क्या बन चुका है, नगर निगम बन चुका है। तो विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में अब
3 नगर निगम हो चुके हैं। कौन कौन से? श्रीनगर, पिथौरागढ़ और आपका अल्मोड़ा। तो यानी कि दूसरा कथन आपका बिल्कुल गलत है, ए सही है, तो ए सही और आर गलत हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। देखो इनमें आपको सही ऑर्डर में क्या करना है, सही ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है, तो सही ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। देखो पंवार वंश शासकों का सही क्रम चुनिए। देखो ध्यान रखना, जो मानसा है, मानसा की बात करें तो मानसा जो थे वो 1591 से लेकर के 1611 ईस्वी तक परमार वंश के क्या थे? राजा थे। वहीं अगर शामशाह की बात करें तो शामशाह 1611 से लेकर के 1630 ईस्वी तक परमार वंश के क्या रहे? राजा रहे। महिपति शाह की बात करें तो महिपति शाह आपके 1631 से लेकर के 1634 ईस्वी तक महिपति शाह क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और अगर पृथ्वीपति शाह की बात करें तो पृथ्वीपति शाह आपके 1640 से लेकर के 1664 ईस्वी तक क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। तो क्या ये ऑर्डर आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है ना? ठीक है, तो मानसा के बाद शामशाह, शामशाह के बाद महिपति शाह और महिपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह। महिपति शाह और पृथ्वीपति शाह के बीच में कुछ समय तक, 6 साल तक रानी कर्णावती ने भी क्या संभाला था? शासन संभाला था 1634 में। 1634 में जैसे ही किसकी मृत्यु हुई? महिपति शाह की मृत्यु हुई। उस टाइम पे महिपति शाह का पुत्र पृथ्वीपति शाह बहुत छोटा था, 5-6 साल का था। तो इतने छोटा बच्चा जो है शासन नहीं संभाल सकता है, इसीलिए महिपति शाह की जो पत्नी अर्थात पृथ्वीपति शाह की जो माता थी उनका नाम क्या था? रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती ने क्या कर दिया? गढ़वाल का शासन संभाल लिया। तो 6 साल तक 1634 से लेकर के 40, जैसे ही आपका पृथ्वीपति शाह बड़ा हो जाता है तो इसका क्या होता है? राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है, चलो तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाए, नेक्स्ट प्रश्न। चलो हो जाएगा ये अभी, ठीक, थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा उसको भी बीच बीच में रेस्ट चाहिए होता है ना। चलो ये कौन सा था? 02। चलो ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सा था ये? 30। 30। चलो चलो जी, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 यानी 30 की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 30 में क्या है, तो 30 में देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखना, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया? तो बताओ कौन सा उद्देश्य था? तो मिशन गौरा शक्ति, शक्ति आ रखा है ना, तो यानी कि गौरा, अब गौरा फीमेल, इसका मतलब फीमेल से संबंधित है, शक्ति सशक्तिकरण से होगा, और महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उन हिंसा को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया। तो महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए 2021 में मिशन गौरा शक्ति को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए जरा कौन सा कथन सही है। पहला कथन है पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने की। ये बात सही है? सही लग रही है ना, लेकिन बिल्कुल गलत है ये बात। हाँ कैसे बोल रहे सब लोग हैं एक साथ मिलकर के, सही है ये बात? क्या ट्रेल ने पुलिस पटवारी व्यवस्था करी थी? नहीं, ट्रेल ने केवल पटवारी पद बनाया था, पुलिस वाला व्यवस्था नहीं बनाई थी। ठीक है, तो इसीलिए वो जानबूझ के पुलिस डाला था मैंने वहां, मुझे पता था, है ना। आप ऐसे तो ऐसे एक एक शब्द के साथ इस तरीके से एग्जामिनर खेल लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पे केवल पटवारी होता तो तब तो ठीक था, इसलिए जानबूझ के आगे से पुलिस डाल दिया, है ना। ध्यान रखना,
पुलिस पटवारी वाली जो व्यवस्था थी ये हेनरी रैमजे के द्वारा शुरू किया गया था 1874 ईस्वी में। रैमजे ने देखा यार इस लोग या इस क्षेत्र के जो लोग हैं यानी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत शरीफ लोग हैं, है ना, यहाँ पे क्राइम लगभग ना के बराबर होता है, तो यहाँ पे पुलिस की आवश्यकता है ही नहीं। और जब पुलिस की आवश्यकता है ही नहीं, अगर मान लो कभी थोड़ा बहुत छुटपुट अगर कोई घटना हो भी जाती है तो एक काम करते हैं, पटवारी को ही यही काम दे देते हैं, है ना। तो 1874 में फिर रैमजे ने पटवारियों को ही पुलिस वाला कार्य भी सौंप दिया और तब से लेकर ये व्यवस्था अभी तक थी। अब धीरे धीरे पटवारी व्यवस्था यानी पटवारियों से पुलिस वाली व्यवस्था को हटा रही सरकार, धीरे धीरे हटा रही, काफी जगह हटा भी दिया है, कई जगह अभी क्या है बाकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो एक चीज यहाँ पे देखो, इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होना कभी, अगर केवल पटवारी पद की किसने बनाया पटवारी पद तब तो ट्रेल ठीक है, लेकिन पटवारियों को पुलिस व्यवस्था किसने दी तो तब ये हेनरी रैमजे हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि पहला कथन गलत है। ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया, क्या बात सही है? क्या ट्रेल ने गार्डनर का स्थान लिया था? लिया? बताओ, यही नहीं पता। अरे सही तो है, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? गार्डनर था। गार्डनर के बाद ट्रेल ही तो बना, और कौन बना, है ना। 1815 में गार्डनर बना, 1816 ईस्वी में कौन बन गया था? विलियम ट्रेल कुमाऊं का कमिश्नर बन गया था, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि कथन 2 और कथन 3 सही है कहीं? कथन 2 और कथन 3 है? कथन 2 और कथन 3 सही है? अच्छा चौथा भी है, हाँ ठीक है। जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लुसिंगटन का स्थान लिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बेटन ने कमिश्नर के रूप में टॉमस लुसिंगटन का स्थान लिया, लुसिंगटन के बाद कौन बना? बेटन बना। तो यानी कि 2, 3 और 4 ये भी सही है। तो 2, 3, 4 है कहीं? हाँ, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब एक बार हम सारे कमिश्नर देख लेते हैं कि कौन वाला कमिश्नर कब बना। सबसे पहले ध्यान रखना, कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था उसका नाम क्या था? गार्डनर। उसका नाम क्या था? गार्डनर। गार्डनर जो है कुमाऊं का कमिश्नर 1815 से लेकर के कब तक रहा? 16 तक रहा। बाद में इसका कुमाऊं, बाद में अंग्रेजों ने इसको नेपाल काठमांडू में क्या बना दिया? राजनीतिक एजेंट बना दिया, तो इसलिए इसको कुमाऊं से जाना पड़ा था। दूसरा कमिश्नर जो बनता है उस कमिश्नर का नाम क्या था? ट्रेल। और ट्रेल जो है बहुत लंबे समय तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा, 1816 से लेकर के कहां तक? 1835 ईस्वी तक, ठीक है। ट्रेल के बाद जो अगला कमिश्नर बना उसका नाम क्या था? तीसरा, जॉर्ज गोबान। उसका नाम क्या था? जॉर्ज गोबान। और जॉर्ज गोबान जो है 1836 से लेकर के 1838 ईस्वी तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। गोबान के बाद चौथा जो कमिश्नर बना वो कौन था? लुसिंगटन। उसका नाम क्या था? लुसिंगटन। और जो लुसिंगटन है ये 1838 से लेकर के कब तक? 1848 ईस्वी तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। उसके बाद जो अगला कमिश्नर बना 5वें नंबर का, उसका नाम क्या था? हेलिट बेटन, ठीक है। और बेटन जो है 1848 से लेकर के और कब तक? 1856 ईस्वी तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। और उसके बाद 6वें नंबर का जो कमिश्नर था उसका नाम था हेनरी रैमजे। और रैमजे जो है वो 1856 से लेकर के कब तक? 1884 ईस्वी तक क्या बनता है? कुमाऊं का कमिश्नर बनता है। तो ये कुमाऊं के शुरुआत के जो 6 कमिश्नर है बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका आपको सन भी याद होना चाहिए, कब से लेकर कब तक रहा, और सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बार हो सकता है या पेपर में हो सकता है कि इनका कार्यकाल पूछ ले आपसे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको जल विद्युत परियोजना और संबंधित जनपद। सबसे पहले उर्गम परियोजना। उर्गम जो परियोजना है वो कहां पर है? चमोली में। और कौन सी नदी पर है? कल्पगंगा, ठीक है। कल्पगंगा नदी पर आपकी उर्गम परियोजना है। उसके बाद दूसरी परियोजना है सोनप्रयाग परियोजना। कहां है सोनप्रयाग परियोजना? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जो आपकी सोन गंगा या इसी को वासुकी गंगा भी कहा जाता है, वासुकी मंदाकिनी, मंदाकिनी पर आपकी कौन सी परियोजना है? सोनप्रयाग परियोजना है। तीसरी परियोजना कौन सी लिखी है? सुरीनगाड़ परियोजना। और सुरीनगाड़ परियोजना कहां पर है? पिथौरागढ़ में।
और पिथौरागढ़ में किस नदी पे हो जाएगा? सुरिन घाट पे हो जाएगा। और अगली परियोजना है कोटाबाग परियोजना। तो कोटाबाग परियोजना कहाँ है? नैनीताल में। और किस नदी पर है? बौर नदी पर। राइट। तो चलिए देखो कौन सा मैच हो रहा है। उर्गम परियोजना 4, एकाचार है कहीं? एकाचार कहाँ है रे? है इसमें इसमें गलत दे दिया, इसमें गलत ऑप्शन दे दिया रे पेपर में, गलत ऑप्शन दे दिया ना यहाँ पे। 4 3 2 1 होना चाहिए था ना, 4 3 2 1। बी वाला दे रखा उसमें आपके उसमें। हाँ तो देखो ये वाला गलत हो जाएगा। 4 3 2 1 ये सही आंसर होना चाहिए था, बी वाला। ये है ना आपकी हार्ड कॉपी में? ठीक है ये। तो 4 3 2 1 यानी एका 4, 2 का 3, 3 का 2 और इसका 1 हो जाएगा। ठीक, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 33 और 33वां प्रश्न है कि चंद काल में नगद के बदले में लिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? तो ये कूत कहलाता था। नगद के बदले जो अनाज लिया जाता था उसको कूत कहा जाता था। ठीक। बाकी अगर भेंट कर की बात करें तो भेंट क्या होती थी? भेंट कर क्या होती थी? राजा या राजकुमार को दी जाने वाली जो भेंट होती थी। भेंट में आप कभी जैसे आपके पास जो है वही चीज दे दी है ना, किसी के पास जैसे कोई अनाज है, चावल है, कोई दाल है या कुछ है, उसी को तो भेंट बोला जाता है ना। तो जनरली राजा या राजकुमारों को जो भेंट दी जाती थी उसी को भेंट कर कहा जाता था। इसके अलावा एक साऊ हुआ करता था, या इसी को रतंगली भी कहा जाता था, या इसी को साउली भी कहा जाता था। ठीक है, साऊ को ही क्या बोलते थे? रतंगली, रतंगली या साउली, क्या कहते थे? साउली कहते थे। ये वाला जो कर होता था ये लेखक को दे कर होता था। क्या होता था? लेखक को देकर, देकर। ठीक है। उसके अलावा सिरती की बात करें तो सिरती एक प्रकार का क्या होता था? नगद कर होता था। नगद कर जो जनरली किससे लिया जाता था? माल भावर वो भूटिया व्यापारियों से लिया जाता था। भूटिया व्यापारियों से लिया जाता था। ठीक है, भूटिया व्यापारियों से लिया जाता था। इसके अलावा एक और कर होता था जिसको बैकर कहते थे। अनाज के रूप में लिया जाने वाला जो कर होता था उसको क्या बोलते थे? बैकर कर कहा जाता था। ठीक, तो चंद काल के समय के कुछ प्रमुख कर है। अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 34 है और 34वां प्रश्न क्या है? सूची 1 में दिए गए तथ्यों को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सबसे पहले भारतीय सैन्य अकादमी, बताओ कहाँ है भारतीय सैन्य अकादमी? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब? 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में। 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इस घाटी को खोजा गया था, फूलों की घाटी को, है ना। बाकी फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? केदारखंड में नंदन कानन भी कहा गया है। और कालिदास ने अपनी मेघदूत में इसको क्या कहा है? अलका कहा है। क्या कहा है? अलका कहा है। भेल की बात करें तो भेल कहाँ है आपका? हरिद्वार में हो जाएगा। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है। तो मैच करो इसको। एका आपका क्या हो जाएगा? 3। एका 3 है कहीं? बस हो गया, खत्म हो गया प्रश्न, बाकी देखना ही नहीं था। फूलों की घाटी 1, भेल 2, ठीक है, और ये आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 35 और 35 की बात करते हैं तो 35वां प्रश्न है आपके पास। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, तो कब की गई? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस पेंशन को जो है वो 5 जून 2013 से स्टार्ट की गई। कब की गई? 5 जून 2013 में स्टार्ट की गई। ठीक है, और बेसिकली जो पेंशन योजना है ये जो स्टार्ट की गई तो वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता के लिए इस पेंशन योजना को क्या किया गया? शुरू किया गया। तो वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता के लिए किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना को क्या किया गया? शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, सही मिलान कीजिए इनको। तो सही मिलान में करना है अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला। अब देखो इन चारों में बताओ सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है किसका? तो उत्तरकाशी का हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला,
तो देखो ये तो चंपावती हो जाएगा, है ना, सबसे छोटा उनमें आपको वही लग रहा होगा। उसके अलावा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये हरिद्वार। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ऑब्वियसली बात है देहरादून है। तो ए का तीन है कहीं इधर है, दो का चार इधर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने दो भी मिला दिए तो बस बाकी मिलाने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो बाकी सी का 2 और डी का आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न है, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की, किसने करी, इच्छर देव ने करी थी। किसने करी थी, इच्छर देव ने करी थी। ठीक है, चलो अब जो ये सलोणादित्य वंश था ये किस शासन से संबंधित था, ये किस राजवंश से संबंधित था, तो ये था कार्तिकेयपुर राजवंश, है ना। एक समय था जब उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड पे किसका शासन हुआ करता था, कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। और एक कार्तिकेयपुर वंश किधर पड़ता था, कि जो जोशीमठ वाला जो इलाका है उसी इलाकों को कार्तिकेयपुर वंश कहा जाता था। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेयपुर वंश के 3 परिवारों ने क्या किया, शासन किया। कितने परिवारों ने, 3 परिवारों ने क्या किया, शासन किया। इन 3 परिवारों में से जो पहला परिवार था, इस पहले परिवार का जो संस्थापक था उनका नाम क्या था, बसंत देव। उनका नाम क्या था, बसंत देव था। दूसरा जो राजा था उस राजा का नाम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जिस अभिलेख से इन राजाओं के नाम का उल्लेख मिला है जहां पे, वो नाम अब मिट गया है, पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। बसंत देव के बाद अगला जो राजा था उसका नाम था खरपर देव। उसका नाम क्या था, खरपर देव। खरपर देव के बाद कौन सा था, कल्याण राजदेव। ठीक है, कल्याण राजदेव। और कल्याण राजदेव के बाद कौन सा था, त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, बसंत देव, उसके बाद खरपर देव, कल्याण राजदेव, और अंतिम राजा कौन सा हो जाएगा आपका, त्रिभुवन राजदेव हो जाएगा। यानी कि पहले परिवार के 5 राजाओं ने क्या किया, शासन किया कार्तिकेयपुर वंश में। दूसरा जो परिवार था, दूसरे परिवार का जो संस्थापक था उसका नाम था क्या, निम्बरदेव। उसका नाम क्या था, निम्बरदेव। दूसरा कौन सा था, निम्बरदेव। निम्बरदेव के बाद जो अगला राजा था उनका नाम क्या था, इष्टगण देव। उनका नाम क्या था, इष्टगण देव। इष्टगण देव। इष्टगण देव के बाद तीसरा जो राजा था उसका नाम था ललित शूर देव। ललित शूर देव। ठीक है, और अंतिम राजा कौन सा होगा, कौन सा, अंतिम राजा भूदेव हो जाएगा। अंतिम राजा कौन था, भूदेव। यानी कि दूसरे परिवार में कुल 4 राजाओं ने क्या किया, शासन किया। नेक्स्ट उसके बाद जो अंतिम परिवार यानी कि जो तीसरा परिवार है, तीसरे परिवार का जो पहला राजा था उनका नाम था सलोणादित्य। लेकिन ध्यान रखना, सलोणादित्य को संस्थापक नहीं माना जाता है। ठीक है, इसी सलोणादित्य का पुत्र था कौन, इच्छरदेव। इच्छरदेव, तो ऐसा माना जाता है कि यही इच्छरदेव सलोणादित्य जो वंश था उसका क्या था, संस्थापक था। तो सलोणादित्य, इच्छरदेव, इच्छरदेव के बाद कौन सा था, देसठ देव। कौन सा था, देसठ देव। ठीक है, देसठ देव। देसठ देव के बाद कौन सा, पदम देव। और पदम देव के बाद अंतिम जो राजा था उसका नाम था सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, सुभिक्ष राजदेव। तो यानी कि जब कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं का शासन था तो अलग अलग क्षेत्रों में ये 3 परिवार क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। राइट, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते। तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी वाला आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, नागेंद्र सकलानी वाज मार्टियर्ड ऑन विच डेट। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। तो आपको पता है कि जब टिहरी राज्य आंदोलन चल रहा था 1947 में, भारत तो आजाद हो गया था लेकिन टिहरी एक रियासत हुआ करती थी, है ना। अब टिहरी के लोग भी चाहते थे कि हम भी राजा से क्या हो, मुक्ति हो, यहाँ पे राजा का शासन न रहे। तो इसीलिए टिहरी राज्य को भारत में मिलाने के लिए टिहरी के लोगों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। और फिर 11 जनवरी 1948 को, 11 जनवरी कब, 1948 को कीर्तिनगर में क्या होता है, भयंकर जन आंदोलन होता है। ठीक है, कीर्तिनगर में क्या होता है, भयंकर जन आंदोलन, कीर्तिनगर जन आंदोलन।
और जब भयंकर जन आंदोलन हुआ तो इससे क्या हो गया, सत्ता हिल गई और यहाँ पे जो टेरी रियासत के जो वो थे सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दी, गोली चला दी। इसी गोली कांड में जो है 2 लोग शहीद हुए और इन 2 लोगों का जो नाम था, एक का नाम था भोलू भंडारी, एक का नाम क्या था, भोलू भंडारी, और दूसरे का नाम क्या था, नागेंद्र सकलानी। नागेंद्र सकलानी, दूसरे का नाम क्या था, नागेंद्र सकलानी था। ठीक है, चलो जी, ये बात आपको याद रखनी। फिर जब आंदोलन होता गया तो फाइनली आपको पता है 1949 में जो टिहरी रियासत था उसका भारत में क्या हो गया, विलय हो गया। कब, 1949 में, ये याद रखना आप। अगला प्रश्न 39, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो किस नदी को दिया जीवित प्राणी का दर्जा? तो ये आपको ध्यान रखना, किसको दिया, अरे भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, गंगा नदी, तो सबसे पहले गंगा को दिया। ठीक है, यमुना को भी दे रखा है लेकिन सबसे पहले किसको दिया, गंगा नदी को। ध्यान रखना, मार्च 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, जीवित प्राणी का दर्जा दिया, इससे होगा क्या, क्या होगा इससे, जीवित प्राणी का दर्जा दे दिया होगा क्या है, क्या वो जीवित हो जाएगा, आदमी बन जाएगा गंगा नदी है? जीवित प्राणी का दर्जा देने का मतलब क्या है, इसका दर्जा देने का मतलब ये है कि जैसे एक जीवित प्राणी यानी कि एक इंसान के जैसे अधिकार होंगे ना, ऐसे अब गंगा नदी के अधिकार होंगे। जैसे आपका अधिकार क्या है, कोई भी अधिकार है, आपको कोई प्रदूषित ना करे, ऐसे ना। अगर गंगा नदी को किसी ने प्रदूषित कर दिया तो वैसे ही कार्यवाही होगी जैसे आम लोगों के बीच में कार्यवाही होती है ना। तो उसी तरह यानी कि गंगा नदी को इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो प्रॉपर कोर्ट केस चलेगा, यह है इसका मतलब। ठीक है, तो गंगा नदी को क्या दिया गया, जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। हालांकि सितंबर 2017 के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। ठीक है, चलो जी। अगला, अगर ये आता कि कितनी नदियों को दिया गया तो तब ध्यान रखना गंगा और यमुना को दिया गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ये किस वंश से संबंधित है, तो यह है कुड़िंद वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुड़िंद वंश से संबंधित है। कुड़िंद वंश के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। और कुड़िंदों की बात करें तो इनको क्या कहा गया, द्विज कहा गया है, और ऐसे राजा को द्विश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा कुड़िंदों के 3 प्रकार के क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। कुड़िंदों की जो जानकारी मिलती है वो सिक्कों से मिलती है, और 3 प्रकार के सिक्के कौन कौन से, एक है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, दूसरा कौन सा है, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, छत्रेश्वर, चाहे इनको चित्रेश्वर भी बोल सकते हैं, चित्रेश्वर प्रकार के, और तीसरा कौन सा है, अमोदभूति प्रकार के सिक्के। अमोदभूति प्रकार के क्या हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे। इन्हीं सिक्कों में कुड़िंदों के 8 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कितने राजाओं का, 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और ये 8 राजा कौन कौन से हैं, तो एक है आपका शिवपालित, एक है शिवरक्षित, कौन है, शिवरक्षित। एक आपके कौन से, शिवदत्त, एक कौन है, शिवदत्त हैं। एक है आपके कौन, हरदत्त। ठीक है, एक है आपके कौन, आसेक, एक आपके कौन से, गौमित्र। ठीक है, और एक कौन है आपके, विजय भूति, एक कौन है, विजय भूति, और एक कौन है, अमोद भूति। ज्यादा हो गए क्या, कितने, 8 ही हुई है, ज्यादा हो गए, 8 ही हुए ना। हाँ ठीक है, तो 8 राजा हैं आपके, शिवपाली, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरदत्त, आसिक, गौमित्र, विजय भूति और अमोद भूति हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 8 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लंपियाधुरा जोड़ता है, बताओ लंपियाधुरा किसे जोड़ता है, लंपियाधुरा किस किस को जोड़ता है? तो लंपियाधुरा जो है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब हम पिथौरागढ़ से संबंधित तो कुछ और वो देख लेते हैं, क्या कुछ और, हाँ कुछ और धुरे देख लेते हैं। धुरा मतलब पासिस। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पिथौरागढ़ है। ठीक, ऐसे ही है लगभग पिथौरागढ़, ऐसे ही है ना।
ठीक है। तो यहाँ पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में क्या है, कई सारे क्या है आपके धुरा, या धुरा को ही क्या कहा जाता है, धुरा को ही क्या कहा जाता है, अरे पासेस कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का जो भूटांतिक क्षेत्र है वहां पे पासेस को यानी कि दर्रों को क्या कहा जाता है, धुरा कहा जाता है। और वहीं गढ़वाल के भूटांतिक क्षेत्र में क्या कहा जाता है, ला कहा जाता है। ठीक है, चलो जी, अब कुछ धुरा देख लेते हैं। जैसे एक धुरा है ऊंटा व जयंतिया, एक धुरा कौन सा है, ऊंटा व जयंतिया। ठीक है, एक आपका लंपिया धुरा तो है जो अभी दे रखा है, लंपिया धुरा। एक आपका कौन सा है, दारमा नवी धुरा, दारमा नवी धुरा हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, लिपु लेख हो जाएगा, लिपु लेख हो जाएगा। तो ये तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में हो जाएगा, तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच में हो जाएगा। एक और लिख देना, ये आपका मनशा धुरा, कौन सा हो जाएगा, मनशा धुरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर पिथौरागढ़ और चमोली, देखो इधर कौन सा है, चमोली है ना, तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में एक कौन सा है आपका, बाराहोती, कौन सा है, बाराहोती। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, टोपी ढूंगा, टोपी ढूंगा हो जाएगा। उसके अलावा मार्चयोग हो जाएगा, मार्चयोग। मार्चयोग के बाद कौन सा है, कौन सा, लातू धुरा, हाँ कौन सा हो जाएगा, लातू धुरा हो जाएगा। ठीक है, लातू धुरा। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में बाराहोती, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और लातू धुरा। अगर इधर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका एक और पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है, एक जिला पड़ता है ना यहाँ पे, और उस जिले का नाम क्या है, अरे उस जिले का नाम क्या है, चंपावत, चंपावत इधर बागेश्वर। ठीक है, और बागेश्वर और इसके बीच में कौन सा है, ट्रेल पास है। ठीक, और इधर कौन सा है, चंपावत, और चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा है, लास्पा धुरा, कौन सा है, लास्पा धुरा है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारे धुरा जितने भी हैं जो पिथौरागढ़ को कनेक्ट करते हैं ये सब धुरे हो जाएंगे आपके। ठीक, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 42। तो इनको आप सही सुमेलित करना है। देवी धुरा से, अच्छा सुमेलित नहीं करना है, देवी धुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, हेनवुड को। ध्यान रखना 1856 ईस्वी में हेनवुड ने जब यहाँ पे खुदाई करी तो इनको यहाँ पे क्या मिली, मानव समाधियां मिली, है ना। और हमारे राज्य में उत्खनन का जो कार्य है वो सबसे पहले किसने शुरू किया था, हेनवुड ने किया। इन्होंने कई सारे खोजें भी करी, तो इसलिए हेनवुड को क्या कहा जाता है, हेनवुड को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो हेनकुंड, हेनकुंड नहीं, हाँ, हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर शवाधान की बात करें या पुरापाषाण अवशेष की बात करें तो एक और व्यक्ति है जिनका नाम है यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल ने भी खोज करी है, और यशोधर मठपाल ने इनकी जो खोज करी, यशोधर मठपाल ने जो पुरावशेष यानी मानव जो अवशेष है इनकी खोज कहाँ पे करी थी, रामगंगा घाटी में। कहाँ पे करी थी, रामगंगा घाटी में करी। तो रामगंगा घाटी में पुरावशेष अर्थात जो मानव की जो अवशेष है इनकी खोज कहाँ पे होती है, रामगंगा घाटी में। किसने की, यशोधर मठपाल ने की। अगला प्रश्न आ जाओ, अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई, तो किसको प्रदान की गई, सरला बहन को। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन सरला बहन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न। अगर इसमें कंफ्यूजन लगता है तो थोड़ा एक बार इस पे और रिसर्च कर लेना। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से है, योजना से, बताओ किससे है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अरे प्रधानमंत्री किसान, अब किसान है तो किसान क्या स्कूल ही होगा, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, हाँ बोले नहीं, हाँ तो नहीं। तो देखो ये दिमाग वाला प्रश्न था ना, था या नहीं था, कई लोग ऐसे प्रश्न भी गलत करके आ जाते, तो ये प्रश्न हाँ आप में से भी कईयों का गलत होगा ये पक्का।
नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न तो सॉल्व करने चाहिए। देखो जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है विभाग भी कौन सा होना चाहिए, किसान वाला होना चाहिए। तो इसलिए आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखना 1 दिसंबर 2018 इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब की जाती है, 1 दिसंबर 2018 में की जाती है। कब, 1 दिसंबर 2018 में की जाती है, जबकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको फरवरी 2019 से क्या किया गया, शुरू किया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा। इस योजना में सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि जो किसान है, किसान मतलब जिनके पास क्या होती है, अपनी भूमि है, इन लोगों को सरकार क्या करती है, साल का 6,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और ये 6,000 रुपए एक साथ नहीं मिलते, ये हर 4 महीने में क्या बोलेंगे, यानी हर क्वार्टर में, क्वार्टर क्या बोलेंगे, क्वार्टर ही बोलेंगे, हाँ, हर 4 महीने में एक बार मिलेंगे, ठीक है। तो हर 4 महीने में यानी कि 2-2 हजार की क्या मिलती है, किस्त मिलती है। तो ध्यान रखना इसमें कुल कितने की धनराशि दी जाती है, 6,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। और कितने किस्तों में, 3 किस्तों में दी जाती है। कितने किस्तों में दी जाती है, 3 किस्त। और 3 किस्त कैसे बनेगी आपकी, 2-2 हजार रुपए की बनेगी, ठीक है। कितने रुपए की बनेगी, 2-2 हजार रुपए की बनेगी। और ध्यान रखना नोडल जो एजेंसी नियुक्त किया गया है, या नोडल जो अधिकारी नियुक्त किया गया है इस योजना के लिए, वो कौन है, आपका सचिव, ठीक है, सचिव या आयुक्त, ठीक है, राजस्व विभाग या राजस्व परिषद। उत्तराखंड जो राजस्व परिषद है उसके सचिव या आयुक्त को क्या किया गया है, इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में राजस्व परिषद का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है कौन होता है, सचिव या आयुक्त, इसको इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। ऐसी इससे मिलती जुलती एक और परियोजना है, एक और योजना है, इसका नाम है पीएम किसान। उसका नाम क्या है, पीएम किसान, ठीक है, और मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 2019 में की गई, 9 अगस्त 2019 में किया गया, ठीक है। और इसके लिए जो एलिजिबल जो लोग हैं वो 18 से लेकर के 40 वर्ष के किसान हैं, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। और अगला प्रश्न है हमारे पास, एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताओ किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग हर साल एक एसडीजी इंडेक्स लेके आता है। एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये मतलब है कि जो अलग अलग क्षेत्र में हमें क्या करना है, विकास करना है, लेकिन उसको सस्टेनेबल तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप रोड बना रहे हो और चारों तरफ से पहाड़ काट ही दिया, ऐसे भी नहीं। रोड ले जाओ लेकिन तरीके से, ताकि उससे पर्यावरण क्षति क्या हो, कम हो। अब सस्टेनेबल गोल के अंदर जो है सरकार ने 17 चीजें या 17 गोल क्या किए हैं, फिक्स किए हैं। इसके अंदर 17 गोलों पे क्या की जाती है, चर्चा की जाती है ना। जैसे स्वास्थ्य की कैसी वहां पे सुविधाएं हैं, शिक्षा की कैसी सुविधाएं हैं, ठीक है, कई सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो नीति आयोग इसको तैयार करता है। और ध्यान रखना 2024 में नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें हमारे उत्तराखंड ने क्या किया है, टॉप किया है भाई, है ना। उत्तराखंड ने क्या किया, टॉप किया है। उत्तराखंड पहले स्थान पे रहा, कितने अंकों के साथ, 79 अंकों के साथ, ठीक। और उत्तराखंड के साथ एक और स्टेट था जिसका नाम क्या है, केरल। तो केरल ने भी पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंडेक्स आपको याद रखना है। चलो जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 46वां, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता के लेखक कौन है, जय सिंह रावत है। जय सिंह रावत की एक और दूसरी महत्वपूर्ण किताब है, उस किताब का नाम है उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ठीक है। तो जय सिंह रावत हो जाएगा, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, जय सिंह रावत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 किताबें इनकी याद रखनी है, पेपर में आई हुई है कई बार। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरुड़ी
कस्तूरी मृग शोध केंद्र बताओ किस जनपद में है, किस जनपद की सीमा पर है? तो देखो यहाँ पे आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कस्तूरी मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कहां पर है, कौन सी जनपद में है? बागेश्वर जनपद में। कहां पर है? बागेश्वर जनपद में। अब देखो बागेश्वर नाम केवल यहीं पे आ रहा है, मान लो आपको नहीं था पता पिथौरागढ़ में भी है ना, या उसकी सीमा पर भी है। अब कम से कम बागेश्वर यहाँ है, तो इस हिसाब से आंसर आपका यही हो गया। तो ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, उनको पता है कि अगर मैं सीधे सीधे पूछूंगा कि कस्तूरी मृग शोध केंद्र कहां पर है, तो सबको पता है बागेश्वर में, लेकिन ये जानबूझ के घुमाने के लिए ना, अब घूमेगा दिमाग, अरे यार ये क्या दे दिया, है ना। ठीक है, तो देखो पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर हो जाएगा। कस्तूरी मृग शोध केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, है ना। और हमारे राज्य में कस्तूरी मृग को बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि 1972 में कस्तूरी मृग के विशेष संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव संरक्षण का, केदारनाथ वन्य जीव यानी विल्ड लाइफ सेंचुरी क्या किया गया, स्थापना की गई। इसके अलावा 1982 में चमोली में एक स्थान पड़ता है कांचुला खर्क, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र की क्या की गई, स्थापना की गई। कहां पर? चमोली के कांचुला खर्क में, कांचुला खर्क कहां पर है? चमोली में। इसके अलावा 1986 में, ठीक है, 1986 में क्या बनाया गया, अस्कोट वन्य जीव विहार, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपके कस्तूरी मृग इधर ही। और देश में कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, कब की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, 1970 में, 1970 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो बेलाकुची बाढ़ 1970 क्या सही है? ये बेलाकुची बाढ़ वही तो है जो 1970 में चमोली में खतरनाक बाढ़ आई थी, जो गौना झील टूटी थी, है ना। और फिर क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी बिरही गंगा में, तो ये वही वाली घटना है। तो ये कहां पर है? चमोली, बिल्कुल सही बात है। डबरानी बाढ़ 1978, ये भी सही है। कहां है डबरानी? उत्तरकाशी में। केदारनाथ बाढ़ क्या 2013 में आई? बिल्कुल ठीक है। कहां? रुद्रप्रयाग में। मालपा भूस्खलन क्या 1995 में आया? नहीं, मालपा भूस्खलन आया था 18 अगस्त 1998 1998 में। और जब ये मालपा भूस्खलन हुआ तो मालपा भूस्खलन में राहत एवं कार्य के लिए, ठीक है, राहत एवं बचाव कार्य के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू एंजल, ऑपरेशन ब्लू एंजल उसका नाम था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू एंजल। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है कि जब ये मालपा भूस्खलन हुआ था उसी टाइम पे ना एक भारत की फेमस नृत्यांगना थी, उनका नाम था प्रोतिमा बेदी। उनका नाम क्या था? प्रोतिमा बेदी। ये जा रही थी कहाँ? कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रही थी, तो उस टाइम पे ये वहीं ठहरी हुई थी। तो इसी भूस्खलन में इनकी भी क्या होगी? मृत्यु होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा देवी, प्रोतिमा बेदी की भी क्या हुई? इस घटना में मृत्यु हुई, राइट। चलिए तो अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 2001-2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? यानी जहां पे जनसंख्या बढ़ी नहीं, घटी है। वैसे हर जगह जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन ये दो जनपद ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या क्या हुई है? घटी है। और ये दो जनपद कौन से? पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे नए बच्चों ने जन्म ही नहीं लिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया ऐसा कि यहाँ जनसंख्या घट गई? क्या लोग ज्यादा मर गए और जन्म दर कम रही होगी? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है हमारे राज्य में, ठीक है। अब पलायन होगा तो लोगों की जनसंख्या कम होगी, है ना। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे पलायन की वजह से जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। वहीं अगर बात करें तो पौड़ी में जो
जनसंख्या ह्रास हुआ, -1.41% हुआ। कितना? -1.41%। और वहीं अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में कितना? -1.28%। इतना घटा है, बढ़ा नहीं। इतनी जनसंख्या घटी है, यहाँ इतनी घटी है और यहाँ इतना घटा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद बृहत या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से अलग करता है। तो कौन करता है? बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है? ये करता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा उत्तराखंड है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, एक सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये तराई भाबर वाला क्षेत्र है। फिर इधर आपका शिवालिक वाला क्षेत्र है। फिर इधर आपका कौन सा क्षेत्र है? मध्य हिमालय। और यहाँ कौन सा आपका? महान हिमालय हो जाएगा। अब जो ये आपका तराई भाबर वाला जो क्षेत्र है, और जो आपका कौन सा क्षेत्र है? आपका जो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र है, कौन सा? तराई भाबर। ये तराई भाबर है और ये शिवालिक है। अब इन दोनों को जो अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? HFF, यानी हिमालयन फ्रंटल फोर्ट। ये तराई एंड भाबर वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? शिवालिक वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? मिड हिमालय है। और ये कौन सा है? ग्रेट हिमालय। यही तो है। अब उसके अलावा शिवालिक और मिड हिमालय, यानी शिवालिक और मध्य हिमालय को जो अलग करते हैं उसी को हमने क्या बोला था? MBT बोला था, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद आपका मध्य हिमालय शुरू हो जाता है और इधर कौन सा है? ग्रेट हिमालय। मध्य हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और बाकी इधर जो ग्रेट हिमालय और यहाँ कौन सा है? ट्रांस, इसको अलग कौन करता है? IT, इंडस सांगपू सचर जोन, ITSZ। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलो इनको अवरोही क्रम में लिखिए आप लोग। ठीक है, यानी अवरोही क्रम का मतलब क्या है? घटता हुआ क्रम। क्या लिखोगे? घटता हुआ क्रम। अब घटते हुए क्रम में बात करें तो देखो, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हमारे राज्य में किस जनपद का है? तो यह है चमोली का। चमोली के बाद किसका है? देखो, अगर आपको इतना पता है सबसे ज्यादा चमोली का है तो हो गया, प्रश्न खत्म, है ना? चमोली, उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़ और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 22। प्राचीन समय में राज्य का कौन सा वर्ग नदी घाटों की रक्षा और नाव से नदी पार करवाने वाला कार्य करता था? कौन करता था? झूलिया। तो झूला, झूलिया, है ना? ऐसे भी अगर मान लो नहीं पढ़ा आपने तो ऐसे भी दिमाग लगाया जा सकता था, है ना? ठीक है, तो झूलिया यानी झूलों पे पार करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको क्या बोलते थे? झूलिया कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न। गढ़वाल क्षेत्र में डडवार नामक प्रोत्साहन किसको प्रदान किया जाता था? तो डडवार किसे दिया जाता था? हाँ, किसे दिया जाता? औजी जाति के लोगों को क्या दिया जाता था? डडवार दिया जाता। डडवार, है ना? जैसे औजी जाति के लोग जनरली क्या करते थे? वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना? तो उसके बदले में जैसे कभी शादी हो गया, विवाह हो गया, कोई शुभ अवसर है, नववर्ष है, ठीक है, कोई संक्रांति है, तो जब ये लोग आते हैं तो तब इनको इनके यजमानों के द्वारा क्या दिया जाता है? डडवार दिया जाता है। डडवार का मतलब क्या है? जैसे कुछ भी दे दिया आपने, अनाज दे दिया, आपके घर में अनाज है तो आपने अनाज दे दिया, कपड़े हैं कपड़े दे दिए, ठीक है? तो डडवार बेसिकली मुख्य रूप से क्या है? अनाज देना, चावल, गेहूं, आटा जो भी है घर में वो दे दिया, उसी को डडवार कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 और 54वां प्रश्न है, किसने जीबी पंत के लिए कहा था कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला वह व्यक्ति हिमालय जैसा महान था? कौन है? जवाहरलाल नेहरू, है ना? इन्होंने तो कहा था गोविंद बल्लभ पंत को। अगला प्रश्न, राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी? तो देखो, रानी पोखरी में जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न, प्रद्युमन शाह ने किस अवधि तक प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं पर शासन किया था? बताओ, कब तक शासन किया था? है कब तक शासन किया था? तो ये 1779 से 1786, है ना? जब इनके पिताजी ने कुमाऊं पे युद्ध किया था, ठीक है, इनके पिताजी ने जब कुमाऊं पे युद्ध किया था तो फिर इन्होंने कुमाऊं जीत लिया था, और कुमाऊं जीतने के बाद
अपने बड़े पुत्र को, अब छोटा वाला जो दूसरा वाला बेटा था कौन सा था, प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बना दिया, और गढ़वाल का राजा कौन बनता है, जयकीर्त शाह बनता है ना। तो इन्होंने लगभग 5-6 साल जो है प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं पे क्या किया, शासन किया। अगला प्रश्न, तो सही मिलान करना है आपको, तो सही मिलान कीजिए। सबसे पहले कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है, 1916 में होता है ना। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में, साप्ताहिक शक्ति 1918 और हैप्पी क्लब की स्थापना 1903। तो ए का 3 है कहीं, बस खत्म हो गया प्रश्न। बी का 1 ठीक है, सी का 4 बिल्कुल ठीक है, और डी का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो खतलिंग टिहरी में है, नहीं है, महक ना बोली, खतलिंग कहाँ है तब है, रुद्रप्रयाग में है, तो ना क्यों बोल रहे, खतलिंग कहाँ है, टिहरी में। सतोपंत ग्लेशियर बागेश्वर में है, नहीं है, कहाँ है, चमोली में सतोपंत ग्लेशियर। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग ठीक है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ बिल्कुल ठीक है। चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ 59 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो शिलाजीत, तो चट्टान का स्राव, चट्टान का स्राव ही होता है शिलाजीत, चट्टानों के बीच ही मिलता है आपको शिलाजीत, ठीक है। कीड़ा जड़ी, कीड़ा जड़ी क्या शैवाल है, तो ये शैवाल नहीं है, ये क्या है, कवक है, क्या है, कवक, शैवाल नहीं है, क्या है, कवक है, ठीक है। ये सभी क्या है, औषधियां हैं, ठीक। मुलेठी, मुलेठी का पौधा होता है, लेकिन जो मुलेठी मेन जो औषधि के रूप में प्रयोग होता है वो उसकी क्या होती है, जड़ होती है, तो बिल्कुल सही है। निर्गुंडी ये भी एक आपकी झाड़ी है और एक औषधि झाड़ी है, ये सारी क्या आपकी औषधियां हैं। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो कीड़ा जड़ी वाला नहीं है, ये शैवाल नहीं बल्कि क्या है आपका एक कवक है। अगला प्रश्न आ जाओ, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न क्या है, तो देखो सही कूट का मिलान करना है आपको, या कौन सा सही नहीं है ये मिलान करना है। नस्युड़ा रुगड़, नस्युड़ा क्या होता है, नस्युड़ा या नस्युड़ा है जिससे खेत में हल लगाया जाता है, वही तो नस्युड़ा होता है। रुगड़ भी उसी के साथ ही होता है। तो कृषि उपकरण यानी कि बात बिल्कुल ठीक है। भंकोरा मोछंग क्या वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, भंकोरा भी वाद्य यंत्र है, मोछंग भी वाद्य यंत्र है। भंकोरा जनरली देवी देवताओं के आह्वान के लिए बजाया जाता है, और वहीं मोछंग क्या बताया था मैंने आपको, पशुचारकों के द्वारा है ना, पशुचारण करते समय मोछंग बजाया जाता है, ठीक। कोटी बनाल, कोटी बनाल, कोटी बनाल क्या माप इकाई है, नहीं भाई कोटी बनाल माप इकाई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था कोटी बनाल वाला, है ना। कोटी बनाल क्या है, एक प्रकार की स्थापत्य शैली है, यानी भवन निर्माण करने की क्या है, एक प्रकार की शैली है। ये क्या है, स्थापत्य शैली, स्थापत्य शैली है, ठीक है। भवनों या घरों को बनाने की क्या है, एक शैली है, ये माप इकाई नहीं है, यानी कि तीसरा वाला गलत हो जाएगा। छुछारा रूढ़िया जाति समुदाय, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, ओनली 3, ठीक है। अब थोड़ा ये चीजें भी जैसे मिल नहीं रही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से फिलहाल यही वाला क्या लग रहा है आपका ठीक आंसर लग रहा है ना। तो केवल 3 वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ ये सेट नंबर कौन सा था, 47। तो सेट नंबर 47 का जो उत्तराखंड वाला पार्ट था, उत्तराखंड वाला पार्ट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद मिलते हैं आपसे सेट नंबर 48 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।